हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से चैप्टर सेकंड है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये लेटेस्ट वीडियो है 2025-26 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पुराना कंटेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देने वाला हूँ। पूरा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और साथ में आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि है @class 11 ESP। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे भाई मुझे मैसेज करके पूछ लेना। और अगर आपको क्विज वगैरह खेलने हैं या और नोट्स देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना eklavyastudypoint.com। तो चलिए भाई, सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें किस एम्पायर की बात कर रहे हैं हम, किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं रोमन एम्पायर की। ओके, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर रहा है हिस्ट्री में। अगर आप देखोगे मोस्टली यूरोप का जो पार्ट है वो रोमन एम्पायर कवर करता था। और जो फर्टाइल क्रिसेंट है, फर्टाइल क्रिसेंट क्या है, एक ऐसी शेप बनती है पैलेस्टीन, सीरिया और ये जो आप मेसोपोटामिया वगैरह आगे आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फर्टाइल आप कह सकते हो क्रिसेंट है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, दिस वन। तो अब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अफ्रीका का भी कुछ एरिया कवर करता था। तो ऐसा एम्पायर जो इतना बड़ा है, इतनी सारे एरियाज को कवर करता है, इतने कल्चर के, इतने लैंग्वेज के लोग वहां रहते हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं जो आज हमारे चैप्टर का टाइटल है, वो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका है। ठीक है, ये तीन कॉन्टिनेंट्स जिसमें ये पूरा स्प्रेड हो रखा था इस एम्पायर का, वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, हम रोमन एम्पायर पढ़ रहे हैं तो ये हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चल रही है, सोर्सेस क्या है अपने पास। रोमन एम्पायर को अगर पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट, जो रिटर्न में चीजें मिलती है, एनाल्स, जैसे जो लिखा जाता था पुराने जमाने में वो एनाल्स कहते थे उसको हम। लेटर्स जो लिखते हैं, पत्र वगैरह, स्पीचेस, सरमन, लॉज, ये रिटर्न में है सारी चीजें। यहां से आपको बहुत कुछ पता चलता है। डॉक्यूमेंट्स में है इंस्क्रिप्शंस। देखो, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आप कोई भी हार्ड सरफेस पे जब आप कुछ लिखते हो, चाहे वो स्टोन हो, ठीक है, उस पर जब कार्विंग करके लिखा जाता है, जैसे ये पत्थर पे लिखा हुआ है, तो ये इंस्क्रिप्शन है, ये एनाल्स हैं जो लिखा जा रहा है, ठीक है, हैंड रिटन। और पपायरी, पपायरी क्या होता है, ये भी लिखा जाता है पपायरस के ऊपर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेटर्स, अकाउंट्स रिटन ऑन पेपायरस फ्रॉम इजिप्ट। तो ये भी बहुत कुछ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, दिस इज पपायरी। तो उस टाइम पे पेपर वेपर वैसा कुछ था नहीं, तो इसी जुगाड़ से वो लिखते थे। कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि जब आप खुदाई करते हो, है ना, एक्सकेवेशन करोगे, तो बहुत सा मटेरियल जो है निकलता है जमीन से, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स, मोज़ेक, लैंडस्केप्स, ठीक है। आप देखोगे सिक्के निकलते हैं, पॉटरी निकलती है और ये बिल्डिंग्स हैं टूटी फूटी आदि। यही तो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है, यही तो सोर्सेस हैं। और द मेडिटेरेनियन सी वॉज द सेंटर ऑफ द रोमन एम्पायर। अगर मैं आपको बताऊं, मेडिटेरेनियन सी एकदम सेंटर है। इवन आप दुनिया में भी देखोगे तो ये एकदम बीचों बीच वाला एरिया है ये वाला। तो उस टाइम पे भी ये जो पूरा एरिया था वो रोमन एम्पायर के ही कंट्रोल में था, आप मान के चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक थी। तो नॉर्थ में 2 बड़ी रिवर्स हैं, राइन और डेन्यूब। साउथ में सहारा डेजर्ट। वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो स्पेन से होते हुए सीरिया तक, ये इनकी बाउंड्रीज टच होती थी। जो मैंने आपको बताया कि भाई रोमन एम्पायर इतना फैला हुआ था कि उसकी बाउंड्रीज ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रखी थी। रोमन वर्ल्ड एंड इट्स राइवल्स। तो उस टाइम पे इनकी राइवलरी किनके साथ ज़्यादा थी, ये मैं आपको बता दूं। रोम जो है वो ज़्यादातर एरियाज मेडिटेरेनियन और यूरोप वाले एरिया को डोमिनेट करता था। और ईरान का जो एम्पायर था उस टाइम पे, जिसको पर्शियन एम्पायर कहा जाता है, वो उस टाइम पे क्या करता था, जो कैस्पियन सी से लेके ईस्टर्न अरेबिया प्लस अफगानिस्तान तक का एरिया है, वो सारा इन पर्शियन एम्पायर के हाथ में आता था उस टाइम पे। और रोम और ईरान 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी उस टाइम पे। आप मान के चलो कि 2 ही एम्पायर्स इतने तगड़े थे जो एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे, एक तरफ रोम और एक तरफ ईरान। ओके, तो ये सारा मामला है जो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, कौन इनका राइवल्स है ना। आगे देखते हैं। रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में हम पढ़ सकते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली में आप पढ़ते हो 3rd सेंचुरी सी तक की इसकी जो हिस्ट्री है, और लेट में आता है 3rd सेंचुरी के आगे की जो इसकी हिस्ट्री है। तो 3rd सेंचुरी एक टर्निंग पॉइंट था रोमन एम्पायर में, मैं आपको आगे बताऊंगा।
केस को ऐसा क्यों कहा गया है। रोमन आर्मी जो थी उसमें सोल्जर्स को जबरदस्ती रिक्रूट किया जाता था, फोर्सफुली उनको रखा जाता था, ठीक है। और मिलिट्री सब जो है, मिलिट्री में काम करना बहुत कंपलसरी था कुछ लोगों का, कि आपको करना ही करना है मिलिट्री में, अपनी सर्विस देनी देनी है। और इससे क्या है कि इनकी आर्मी बहुत अच्छी मिल गई थी इनको। कल्चर की बात कर लो तो भाई देखो, ईरान का जो एम्पायर था, पार्थियन और ससानियन एम्पायर भी जिसको हम कहते हैं, वहाँ मोस्टली ईरानियन लोग ही रहते थे। मतलब ये समझ लो ईरान के ही कल्चर को ज़्यादातर लोग फॉलो करते थे। लेकिन रोम में थोड़ा उल्टा है, यहाँ मोजेक था। मोजेक का मतलब होता है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग थे, और गवर्नमेंट एक ही थी। यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे ईस्टर्न एम्पायर में ग्रीक, वेस्ट में लैटिन, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। और बाउंड्री रैन अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन एरिया जो था वहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ तक इनकी बाउंड्री फैली हुई थी। ओके, ये इनका कल्चर है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रिंसिपेट के बारे में। प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है, 27 BC से अगर आप आगे जाओगे तो आपको प्रिंसिपेट देखने को मिलता है। इन 27 BC जो पहला एम्परर था ऑगस्टस, उसने अपना प्रिंसिपेट यानी कि पहला एम्पायर बनाया, उसका नाम उसने प्रिंसिपेट रखा, ठीक है। कौन था भाई पहला एम्परर रोमन एम्पायर में? ऑगस्टस, ये आपको नाम याद रखना है। एंड इट लुक लाइक ही वॉज ओनली द लीडिंग सिटीजन प्रिंसेप्स, नॉट एन एब्सोल्यूट रूलर। तो वो ऐसा दिखाना चाहता था कि हाँ मैं सिटीजन्स को लीड कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ जो अपने अंडर में सबको रखूँ। तो दिस फिक्शन वॉज मेंटेन टू शो रिस्पेक्ट टू सीनेट, यानी कि जो सीनेट होता था, मैं आपको आगे बताऊंगा, सीनेट की रिस्पेक्ट करने के लिए ये प्रिंसिपेट वर्ड दिया गया था। सीनेट क्या होता है? एक पुराना इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, वेल्दी जो पैसे वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, एक ग्रुप बनाकर डिसीजंस लेते थे बड़े बड़े। जो रोमन इटालियन लोग जो होते थे वही थे ज़्यादातर सीनेट में। सीनेट मतलब पैसे वाले लोग जो बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। तो मैनी रोमन हिस्ट्रीज वर रिटन बाय सीनेटर्स, ज़्यादातर रोम की जो हिस्ट्री है वो इन सीनेटर्स ने ही लिखी है। तो सीनेट को अगर आप अच्छे से जज करोगे तो सीनेट भी आपकी हिस्ट्री में आपको अच्छा बताएगी, सीनेट के साथ बुरा करोगे तो हिस्ट्री भी आपको बुरा बताएगी। जो सीनेट की रिस्पेक्ट करते थे उन एम्परर्स को अच्छा बताया गया, जो हॉस्टाइल थे, सस्पिशियस थे, बहुत ब्रूटल थे सीनेटर्स को लेके, उनको गंदा एम्परर बताया गया है। सो सम सीनेटर्स विश्ड फॉर द रिपब्लिक्स रिटर्न बट मोस्ट न्यू इट वाज इम्पॉसिबल। बहुत लोग ये भी चाहते थे कि वापस से एक रिपब्लिक आ जाए, किंग वगैरह ना हो, लोग ही डिसीजन ले, डेमोक्रेसी आ जाए। रोमन आर्मी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अनलाइक पर्शियाज कॉन्सेप्टेड आर्मी, रोम हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी। इनके पास पेड प्रोफेशनल्स थे, ये लोग लड़ने के पैसे दिया करते थे। सोल्जर्स को मिनिमम 25 ईयर्स तक काम करना होता था, और बहुत बड़ी आर्मी थी भाई, बहुत बड़ी आर्मी थी। आप मान के चलो 6 लाख से प्लस लोग इनके थे 4th सेंचुरी तक। सो आर्मी वॉज सो पावरफुल, मतलब ये मान के चलो आर्मी अगर हटा दो तो एम्परर कुछ नहीं कर सकते, आर्मी का ही मेन वो था दबदबा। सोल्जर्स ऑफन डिमांडेड बेटर पे एंड कंडीशन, समटाइम्स म्यूटिनीड इफ अनहैप्पी। सोल्जर्स को चाहिए था अच्छा पैसा और अच्छी कंडीशंस उनको मिले, ओके। और अगर ये नहीं हुआ तो वो म्यूटिनी कर देते थे। म्यूटिनी का मतलब होता है रिवोल्ट कर देना, अगेंस्ट खड़े हो जाना। तो आर्मी वॉज द बैकबोन ऑफ रोमन एम्पायर, वी कैन से, ठीक है। आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन एम्पायर में 3 मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स थे जो सब कुछ मैनेज करते थे। सबसे पहला एम्परर जो सुप्रीम सबसे ऊपर होता है, एरिस्टोक्रेट्स जिसको सीनेट कहते हैं जो वेल्दी लोग थे, नोबल फैमिलीज, और आर्मी जो बहुत पावरफुल थी। हो सके अगर आर्मी वीक पड़ जाए तो एम्परर कुछ नहीं है। तो ये 3 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रोमन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो। सक्सेस ऑफ एम्परर्स, तो एक रूलर की सक्सेस डिपेंड करती है कि वो आर्मी पे कितना कंट्रोल रखता है। अगर आर्मी में डिवीजन हो गया तो समझो फिर सिविल वॉर होनी पक्की है, फिर वो एम्पायर जो है वो वीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईयर 69 CE में क्या हुआ था, 4 एम्परर्स चेंज हो गए फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि आर्मी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो इनस्टेबिलिटी आ सकती है। सक्सेशन की बात करें तो ये फैमिली डिसेंट पे होता था। अगर आपका जो आपके फादर हैं वो किंग है तो उसके बाद उनका बेटा आएगा। इवन द आर्मी में भी यही सीन चल रहा है, अगर पिता आर्मी में तो बेटा आर्मी में। एग्जाम्पल टिबेरियस 14 से 37 CE तक ये जो था इसको ऑगस्टस ने अडॉप्ट किया था, नेचुरल बेटा नहीं था इसका, लेकिन स्टिल अडॉप्टेड था तो भी फर्क नहीं पड़ता, उसको वो थ्रोन मिला। तो नेचुरल हो चाहे अडॉप्टिव हो, चाहे आप किसी को अडॉप्ट करो चाहे आपका नेचुरल बेटा हो, वो बेटे के पास ही जाएगा सब कुछ।
एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। अब रोमन रूल कहाँ कहाँ तक था, तो धीरे धीरे हुआ क्या, रोम ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू डायरेक्ट रूल। तो ये इसने धीरे धीरे प्रोविंसेस बनाए, कनेक्ट किए। सेकेंड सेंचुरी अर्ली तक आते आते ज्यादातर जो किंगडम्स थे वेस्ट साइड के, यूफ्रेट्स जो रिवर है जहाँ पे, वो सारे एनेक्स कर लिए रोमन एम्पायर वालों ने, कब्जा कर लिया वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हेरोड्स किंगडम वेरी वेल्दी, 5.4 मिलियन दिनारी ईयरली, यानी कि ये समझ लो 125,000 किलो गोल्ड, इतना सारा किंगडम में जो वो वेल्थ सब इन्होंने एनेक्स कर दिया वहाँ पे, सब हड़प लिया। तो इटली को छोड़कर ज्यादातर जो टेरिटरीज हैं उनसे टैक्स भी लेते थे रोमन एम्परर्स, ठीक है। तो ये बातें हैं। रोमन एम्पायर का साइज बताता हूं मैं आपको। सेकंड सेंचुरी तक ये अपने पीक पर था। नॉर्थ से साउथ, स्कॉटलैंड से सहारा डेजर्ट, ईस्ट से वेस्ट, अर्मेनिया से यूफ्रेट्स तक, पॉपुलेशन लगभग 60 मिलियन। तो ये बहुत ही बड़ा एम्पायर है भाई, ये छोटा एम्पायर नहीं है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ये बहुत बड़ा एम्पायर है। अर्बनाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं, नो मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्टेड, सो सिटीज प्लेड द मेन रोल। कोई मेन ऐसा कोई रोल नहीं था कि भाई गवर्नमेंट का मॉडर्न सिस्टम हो। बड़े बड़े जो सेंटर्स थे, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटीओक, तो ये तीन थे, ठीक है, जो बड़े सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स। सिटीज जो है वहीं से सबसे ज़्यादा टैक्स आता था, बेसिस फॉर टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कंट्री साइड। लोकल अपर क्लास हेल्प्ड रोम बाय कलेक्टिंग टैक्सेस। जो लोकल अपर क्लास लोग होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और अपने एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते थे जो उनको दिया जाता था, अपर क्लास वाले लोग, ठीक है। अब देखो सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ, प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल अपर क्लासेस, इटालियंस नहीं, जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस थे बिकेम द मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्मी कमांडर्स। एक टाइम आया सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में, इटालियंस लोगों को हटाकर कुछ लोग थे जो आर्मी कमांडर बने, और उन्होंने क्या करा कि एम्परर्स को पूरा सपोर्ट लिया। जैसे एम्परर गलेनियस है, 253 से 268 इसका टाइम है, इसने प्रोविंशियल जो छोटे मोटे एरियाज में एलिट्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको सपोर्ट करा, और सीनेटर्स को बैन कर दिया आर्मी और मिलिट्री से, क्योंकि ये सीनेट को साइड करना चाहता था। जो एम्परर था ये लोकल एलिट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता था, ठीक है। अब क्या है, रोमन एम्पायर द राइज ऑफ प्रोविंसेस, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट सेकेंड और अर्ली थर्ड सेंचुरीज में क्या हुआ, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स केम मोर फ्रॉम प्रोविंसेस। इटली के बाहर के ज़्यादातर लोग आते थे जो आर्मी में होते थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, और ज़्यादातर एरियाज में सभी को रोमन सिटीजन जो सिटीजनशिप है वो मिली हुई थी। लेकिन सीनेट वॉज स्टिल डोमिनेटेड बाय इटालियंस। देखो सीनेट में क्योंकि इटालियंस ज़्यादा होते थे, और वो अभी तक भी इटालियंस ही थे सीनेट में, तो थर्ड सेंचुरी तक भी। बाद में सीनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन बिकेम द मेजोरिटी। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोविंसेस से जो सीनेटर्स थे वो बढ़ने लग गए भाई। अब क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ इटली। तो इटलीज पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर डिक्लाइन। धीरे धीरे इटली की जो पॉलिटिकल पावर है और जो इकोनॉमिक पावर है वो धीरे धीरे जब डिक्लाइन होती है, तो ऐसे में नए नए जो एरियाज हैं उनका यहाँ पे ग्रो देखने को मिलता है। साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, इन एरियाज का अब ग्रो हो रहा था। रोमन सिटीज, देखो भाई, सिटी किसको कहते हैं, जहाँ खुद का मजिस्ट्रेट हो, लोकल रूलर हो, है ना, एक काउंसिल हो वहाँ पे, एक टेरिटरी हो विद विलेजेस अंडर इट्स कंट्रोल, जिसके कंट्रोल में विलेजेस होते हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक सिटी कहलाती है। और क्या होगा, वन सिटी कुड नॉट बिलोंग टू अनदर सिटीज टेरिटरी। एक सिटी है तो उसकी टेरिटरी ही उसकी होगी, दूसरे की टेरिटरी उसकी नहीं होगी। बट विलेजेस वर यूजुअली अंडर सिटी कंट्रोल। जो गांव होते थे वो सिटी के कंट्रोल में आते थे। विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू सिटीज। अगर किसी गांव में अच्छा हुआ है सब कुछ डेवलपमेंट, तो उसको अपग्रेड करके सिटी भी कहा जा सकता था। सिटी के एडवांटेजेस क्या है, सिटीज पर बेटर प्रोवाइडेड फॉर इन फूड शॉर्टेजेस, फेमिन्स कंपेयर टू विलेजेस। शहरों में ना खाना वाना मिल जाता था, कभी फूड की शॉर्टेज होती है तो शहरों में मिल जाता है, गाँव में नहीं मिलता था। शहरों में रहने का मतलब है सिक्योरिटी अच्छी होगी और सप्लाईज की कमी नहीं होगी। अब है पब्लिक बाथ। पब्लिक बाथ क्या है, रोमन सिटीज में देवर प्लेसेस फॉर क्लीनलीनेस, रिलैक्सेशन एंड सोशलाइजिंग। लोग ना पब्लिक बाथ में आते थे बैठ के नहाने, बातें बातें भी करते थे, ठीक है, बतियाते थे। हुआ क्या, इरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देम, द क्लर्जी अपोज्ड, ठीक है। व्हेन एन इरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देम, द क्लर्जी अपोज्ड, रीजन वाटर वाज सेक्रेड इन ईरान। एक बारी ईरान में भी ऐसे ही एक पब्लिक बात बनाना चाहा, तो कुछ
एनर्जी वाले लोग आ गए, मौलाना मौलाना टाइप, वो कहते हैं कि ये गलत है, पानी सेक्रेड होता है, खुले में मत नहाओ, ऐसे बात बात मत बनाओ, ये डिसरिस्पेक्ट है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था वहाँ पे, रोमन्स लोग जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, गेम्स खेलते थे, थिएटर होता था, ग्लेडिएटर फाइट्स होती थी ना, लोग लड़ते थे ऐसे तलवारबाजी करते थे। और क्या होता था, रेस होती थी, ठीक है, घोड़ों की। तो एक रोमन कैलेंडर बताता है कि 176 डेज एक साल में होते थे, जो कि 176 डेज में शो ही शो होते थे। आधा साल लगभग ये लोग एंटरटेनमेंट करते हैं भाई। सोचो कि ये लोग कितने मौज मस्ती में रहते हैं। देखो ये ग्लेडिएटर फाइट चल रही है, ठीक है, ये ग्लेडिएटर फाइट है, ये रेस चल रही है, तो मौज काटते थे भाई, बढ़िया। अब है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस ऑफ रोमन एम्पायर। हुआ क्या था, पहली और सेकंड सेंचुरी तो बहुत अच्छी चल रही है रोमन एम्पायर की, पीसफुल है सब कुछ, लेकिन सब बढ़िया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ, 230s के बाद में इंटरनल स्ट्रेन्स बढ़ गए, एम्पायर के अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई, क्योंकि बाहर का खतरा बढ़ गया। ईस्ट से लेके अगर आप देखोगे, ईस्ट में ईरानियंस जो थे, ससानियन, नई डायनेस्टी आई ससानी डायनेस्टी, वो धीरे 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 यूप्रेट्स की तरफ आ रहे थे। वहाँ का रूलर था शाहपुर फर्स्ट, उसने रोमन आर्मी को हराया 60,000 लोगों की, और कैप्चर कर लिया एंटियोक, जो कि ईस्ट साइड की कैपिटल थी रोमन एम्पायर की। नॉर्थ और वेस्ट में जर्मनिक ट्राइब के लोग आ गए, ग्रुप्स थे कुछ, अलामानी, फ्रैंक, गोथ, इन्होंने रोमन फ्रंटियर्स को अटैक करा, ठीक है, आके रोमन एम्पायर पे अटैक करा, और रिपीटेड इन्वेजन्स हुए ब्लैक सी की तरफ से, आल्प्स और सदर्न जर्मनी के, ठीक है। मतलब हर तरीके से चारों तरफ से एम्पायर एक टाइम पे घिर गया एक्सटर्नल थ्रेट से, और बहुत सारा लैंड इनका चला गया, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई भाई, इसी में क्या हुआ, 25 एम्परर बदल गए 47 साल में, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, और ये दिखाता है रोमन एम्पायर कितना वीक हो गया, इसकी गवर्नमेंट पे प्रेशर आ गया जब बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे। और अंपायर, ये जो एम्परर्स होते थे, ये लड़ते ही रहते थे बर्बेरियन से, बाहर वालों से, तो टेरिटरी चली गई, लगातार वॉर होगी तो इकोनॉमी ड्रेन होगी, इंटरनल इनस्टेबिलिटी होगी, और एम्परर्स का टाइम कम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फैमिली और विमेन का क्या सीन था। देखो रोमन एम्पायर में फैमिली कैसी होती थी, न्यूक्लियर फैमिली चलती थी, पेरेंट्स चिल्ड्रन, कोई बड़ी बड़ी फैमिलियाँ नहीं होती थी, ठीक है, बीवी बच्चे और हस्बैंड, ये होते थे बस। जब लड़का बड़ा हो जाता था एडल्ट, तो वो अलग रहता था, एडल्ट ब्रदर्स रेयरली शेयर्ड वन हाउस होल्ड, दो एडल्ट भाई बहुत ही एक छत के नीचे बहुत ही कम है कि वो रहते हो। स्लेव्स होते थे इनकी फैमिली में, देखो भाई गुलाम, स्लेव्स का बहुत ट्रेंड था, स्लेव पालना। रोल एंड राइट्स ऑफ विमेन, अब विमेन की बात अगर मैं करूं, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मैरिज कैसे होती थी, वाइफ डिड नॉट कम फुली अंडर हस्बैंड्स अथॉरिटी, इतना नहीं है कि हस्बैंड जो बोलेगा वही करना है, वाइफ केप्ट राइट्स ओवर हर नेटल फैमिलीज प्रॉपर्टी, जो वाइफ के माता पिता की प्रॉपर्टी है उस पर वाइफ का राइट होता था, ओके। डोवरी वेंट टू हस्बैंड ड्यूरिंग मैरिज, शादी के समय डोवरी दहेज हस्बैंड के पास जाता था, बट वाइफ कुड इनहेरिट फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो अपने पिता की प्रॉपर्टी जो है वाइफ वो ले सकती है, और इंडिपेंडेंट ओनर भी आप बन सकते हो, और हस्बैंड और वाइफ दोनों सेपरेट फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, ठीक है, हस्बैंड अपना अलग प्रॉपर्टी रखे, महिला अपनी अलग प्रॉपर्टी रखे, उसमें कुछ वो नहीं है। डिवोर्स बहुत इजी होता था, बस एक नोटिस दे दो, हस्बैंड दे दे चाहे वाइफ दे दे, डिवोर्स हो जाता था, डिवोर्स कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं था, डिवोर्स इजीली होता था। तो इनइक्वालिटी बहुत थी, लड़कों की शादी होती थी लेट 20s और 30s में, वही विमेन की शादी होती थी वो लेट टीन्स में होती थी और 20। एज गैप होता था, क्योंकि इससे क्या होगा, एज गैप ज़्यादा होगा तो इससे इनइक्वालिटी आएगी एज को लेकर, ठीक है। तो मैरिज ज़्यादातर अरेंज होती थी, बहुत सी विमेन जो है भाई वायलेंस भी फेस करती थी, बहुत बुरा बुरा भी होता था, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, डोमिनेशन। जैसे ऑगस्टीन्स मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर, तो ऑगस्टीन नाम से जो कैरेक्टर है, इनकी मम्मा को इनके फादर मारते थे। फादर्स का क्या था, बहुत पावर थी अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, एक्सट्रीम, ठीक है, उन्हीं के पास में पूरी पावर थी, सारी चीज़, वो चाहे तो अपने बच्चे को मार भी सकते हैं, वो चाहे तो अपने बच्चों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दे, इतना भी इनके पास राइट था। फादर्स लोग बहुत खतरनाक होते थे भाई इस टाइम के। लिटरेसी की बात करूं, पढ़ाई लिखाई हर जगह सेम नहीं थी, ठीक है, हर जगह सेम नहीं थी। इटली में पोम्पे नाम से जो जगह है, वहाँ पे कैजुअल लिटरेसी बहुत अच्छी थी, वॉल्स हैड एडवर्टीजमेंट्स एंड ग्राफिटी एवरीवेयर,
दीवारों पर ना बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और ऐसे डिज़ाइन कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता था, और दिखाता है कि भाई लोग पढ़ सकते थे। ठीक है, दीवारों पर ही देखो ना, ये डिज़ाइंस वगैरह ये सब लिखा होता था, तो लोग पढ़ लिख सकते थे आराम से। इजिप्ट में बताऊं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जैसे पपायरी। ये जो पपायरी है इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो स्क्राइब से लिखवाए जाते थे। ठीक है, लोगों को इतना लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट जो स्क्राइब होता था वो पढ़ा लिखा बंदा होता था। जो मैनेजर होते हैं, आर्मी वाले हैं और जो सोल्जर्स हैं, उनको पढ़ना लिखना अच्छे से आता था। ठीक है, कल्चर की बात करूँ तो रोमन एम्पायर में मैंने आपको बताई है बहुत डाइवर्स था ये एम्पायर। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग थे, अलग अलग ड्रेस पहनने वाले। देखो, अरामाइक लैंग्वेज बोली जाती थी वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में। कॉप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी इजिप्ट में। प्यूनिक और बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में। सेल्टिक बोली जाती थी स्पेन और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। तो बहुत सारी ओरल लैंग्वेजेस भी थी जिसको लिख नहीं सकते हो, बस बोल सकते हो। तो डाइवर्सिटी वॉज वेरी मच। एग्जाम्पल, अर्मेनियन स्क्रिप्ट इन्वेंटेड इन द 5th सेंचुरी। कॉप्टिक बाइबल ट्रांसलेशन हुई 3rd सेंचुरी सी में। तो इस तरीके से ये दिखाया गया कि कई चीज़ें ऐसी थी जो पहले लिखी नहीं जाती थी, बोली जाती थी। लैटिन और ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। लैटिन और ग्रीक बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। लैटिन डिस्प्लेस्ड अदर रिटन लैंग्वेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल, सेल्टिक स्टॉप्ड बीइंग रिटन आफ्टर 1st सेंचुरी। 1st सेंचुरी के बाद सेल्टिक लैंग्वेज बंद हो गई, हर जगह लैटिन 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 चल रही थी। इकोनॉमी की बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, मतलब हर जुगाड़ था। जहाँ पे आप अपना पानी वाला शिप खड़ा कर दो, वहाँ पे आप ले जाओ सामान वामान भर के। ठीक है, ब्रिक यार्ड्स थे, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी। ये देखो, ये सारा कुछ आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे। ये हार्बर है, यहाँ से क्या है आप समुद्र में ले जाओगे, पोर्ट वगैरह। वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल ये कंज्यूम भी किया जाता था, ट्रेड भी बहुत होता था इसका। मेन प्रोड्यूसर्स थे स्पेन, गॉल यानी कि फ्रांस का कुछ एरिया, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली का कुछ एरिया। यहाँ से सारा प्रोडक्शन होता था और यहीं से फिर आगे भेजा जाता था। तो देखो आप, ये सब इसमें दिख रहा है, ट्रेड का फोटो है। ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। ऑलिव ऑयल एंड वाइन ट्रांसपोर्ट इन जार्स कॉल्ड एम्फोर। एम्फोर नाम से एक जार होता था जिसमें ऑलिव ऑयल और वाइन को ले जाया जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि रोम में हमें कुछ टूटे फूटे जार मिले हैं 50 मिलियन से ज़्यादा। और इससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल गया क्या चीज़ का ट्रेड होता था। ठीक है, स्पेनिश ऑलिव ऑयल अगर मैं आपको बताऊं, बहुत प्रोडक्शन होता था इसका, और इसको ड्रेजल 20 नाम से एक कंटेनर में रखा जाता था। ये जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में ये मिला है, तो ये दिखाता है कि ट्रेड बहुत होता था ऑलिव ऑयल का, और अच्छी क्वालिटी ये लोग सस्ते में देते थे। तो इटालियन वाले लोगों को स्पेनिश लोग हरा देते थे। बाद में नॉर्थ अफ्रीका वो ज़्यादा ऑलिव ऑयल का ट्रेड करने लगा। 425 के बाद तो ईस्ट मेडिटेरेनियन जो एरिया है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ऑलिव ऑयल का ट्रेड बहुत था। इटली का जो कंपेनिया है ये फेमस है अपनी वाइन के लिए। सिसिली और ट्यूनेशिया बहुत ज़्यादा वीट भेजता है, वीट के लिए ज़्यादा फेमस था। इजिप्ट का फयूम जो शहर है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था खेती बाड़ी के लिए। पैलेस्टीन का गैलीली एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए फेमस था ये भी। स्पेन में बाइटिका और ग्वाडिलक्विर वैली, यहाँ पे ऑलिव ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। जो सदर्न गॉल है यानी कि फ्रांस का एरिया है, यहाँ पे भी फार्मिंग बहुत होती थी। कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। सारा का सारा रोमन एम्पायर ऐसा नहीं था कि हर जगह पे डेवलपमेंट अच्छा है। तो जैसे न्यूमीडिया है जो आज का अल्जीरिया है, यहाँ पे क्या होता था, ट्रांस ह्यूमन्स होता है, यानी कि मूविंग हर्ड्स सीजनली। जो हर्डर्स होते हैं एनिमल वाले, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सेमी नोमैडिक कैरिड पोर्टेबल ओवन शेप्ड हट्स, तो ये अपने साथ ना कुछ ऐसी झोपड़ियाँ भी साथ लेकर चलते थे। नोमैडिक होते थे, यहाँ पे जो लोग थे इधर उधर चलते रहते थे। तो जैसे जैसे रोमन एस्टेट्स आगे ग्रो करते हैं तो उनके पेस्चर्स जो हैं जहाँ पे वो अपने जानवरों को चराते थे वो ख़त्म हो गया, और इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि भाई अब यहाँ पे आप चराने मत आना। स्पेन का जो नॉर्थ एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। यहाँ पे सेल्टिक बोलने वाले लोग रहते थे जो किसान थे, और वो हिल टॉप विलेजेस में रहते थे जिसको कस्टेला कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ियों के ऊपर जो विलेजेस थे हिल्स के। एडवांस्ड फीचर ऑफ द रोमन इकोनॉमी, तो रोमन इकोनॉमी प्राइमेटिव नहीं थी, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी थी इनकी। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी इकोनॉमी थी इनकी, ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे। और वाटर पावर, पानी से पावर बनाई जाती थी भाई, जो फार्मिंग और इंडस्ट्रीज में यूज़ होती थी। वाटर पावर मिल्स भी थी,
इम्प्रूव्ड फूड प्रोसेसिंग के लिए। हाइड्रोलिक माइनिंग भी होती थी स्पेन वगैरह में, गोल्ड और सिल्वर माइंस में। वर्क ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी, इतने पुराने समय में भी ये लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते थे। प्रोडक्शन लेवल नॉट मैच्ड अगेन अंटिल द 19th सेंचुरी, दोबारा इतना प्रोडक्शन कभी नहीं हो पाया जितना ये उस टाइम पे होता था। ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क बहुत अच्छा था, मनी का बहुत यूज होता था इनके वहाँ। अब देखो इनके वहाँ स्लेवरी बहुत चलती थी, स्लेव्स को रखा जाता था, ठीक है, तो स्लेवरी बहुत कॉमन थी। इवन क्रिश्चियनिटी डिड नॉट अबॉलिश स्लेवरी, क्रिश्चियनिटी वालों ने भी नहीं बोला कि भाई स्लेवरी गलत है। रिपब्लिकन इटली की बात करें तो स्लेव्स वहाँ पे बहुत होते थे। ऑगस्टस के टाइम पे 3 मिलियन स्लेव्स थे, लगभग पूरी पॉपुलेशन इटली की 7.5 थी, जिसमें से 3 मिलियन तो ओनली स्लेव्स थे। तो पूरे होल एम्पायर की बात करें, स्लेव्स वर नॉट द मेन लेबर फोर्सेस, सारा मेन काम स्लेव से नहीं करवाया जाता था, बट स्लेव होते थे हर फैमिली में। होता क्या था, यूज़ क्या होता था इनका, ये एक बहुत ही महंगी इन्वेस्टमेंट होती है। जो लैंड ओनर होते थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ऑफन अवॉइडेड यूजिंग टू मैनी स्लेव्स वेयर, जहाँ पे बहुत हार्वेस्टिंग वगैरह का काम है उधर स्लेव्स का यूज़ नहीं होता था। जहाँ हेल्थ रिस्क होता है वहाँ पे नहीं होता था। अपर क्लासेस बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते थे। ऑर्डनरी लोग जो होते थे समटाइम्स मोर कंपैशनेट, जो लोग नॉर्मल लोगों के स्लेव होते हैं वो अपना नॉर्मल से बात करते थे रिस्पेक्ट देके। स्लेव्स एंड फ्रीडमैन, फ्रीडमैन का मतलब होता है जिनको बाद में आज़ाद कर दिया गया है, उनको क्या थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उनको ज़्यादा फोर्स वाला काम भी नहीं करवाया जा रहा है उनसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एज वॉर्स डिक्रीज इन फर्स्ट सेंचुरी फ्यूवर स्लेव्स वर कैप्चर्ड। तो जब वॉर खत्म होने लगी, ये वॉर में ही तो स्लेव कैप्चर होते थे, दूसरे का स्लेव उठा के ले आओ। हुआ क्या, अब जब स्लेव्स कम होंगे तो स्लेव ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी, मेल और फीमेल स्लेव से उसका बच्चा करवा के फिर उसको स्लेव बनाओ, ये करवाया जाने लगा। और यूज चीपर वेज लेबर, अब वर्कर्स हायर्ड एंड डिसमिस्ड इजीली, वर्कर्स को लाया, सस्ते में कर रहा है तो ठीक है, नहीं हटाओ किसी और से करवाओ। तो वेज लेबर, दिहाड़ी लेबर वॉज वाइडली यूज इन पब्लिक वर्क्स। स्लेव्स टू कॉस्टली टू मेंटेन ईयर राउंड, क्योंकि स्लेव्स को बहुत महंगा होता था खरीदना, तो लेबर चाहिए थी सस्ती, काम करे जो पूरे साल। तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो स्लेव्स ज़्यादा नहीं थे क्योंकि स्लेव्स महंगे आते थे। हार्श कंडीशंस एंड बॉन्डेज, तो होता क्या है, जो एग्रीकल्चर और फैक्ट्री का काम है बहुत टायरिंग होता था, थका देने वाला, लोग पसंद नहीं करते थे। एक एडिक्ट बताता है इजिप्टियन पीजेंट्स रैन अवे टू अवॉइड फार्मिंग, कुछ लोग तो भाग गए वहाँ पे खेती ना करनी पड़े। तो रैन अवे वर्कर्स वर समटाइम्स ब्रांडेड, यानी कि जो भाग गया उसके ऊपर उसको दागा जाएगा, उसके ऊपर कुछ निशान बनाया जाएगा ताकि पता चल जाए ये भागा हुआ है। मैनी पुअर फैमिलीज वेंट इनटू डेब्ट बॉन्डेज, कईयों को क्या है कि उधार के तले दबा दिया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था, उनको बोलो कि हमारा नौकर बनो, अपना लोन उतारना है तो हमारे लिए काम करो, ये होता था। सम पेरेंट्स इवन सोल्ड चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर 25 ईयर्स, और कुछ कुछ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भी नौकर बना देते थे, 25-25 साल के लिए बेच देते थे पैसे लेके। तो इन द ज्यूविश रिवॉल्ट रेबल्स डिस्ट्रॉयड मनी लेंडर्स रिकॉर्ड्स टू गेन पब्लिक सपोर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, एक ज्यूविश रिवॉल्ट हुआ था, तो इसमें जो रेबल्स थे जो ये रिवॉल्ट कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, साहूकार वगैरह लोगों के सारे कागज वागज जला दिए थे, क्योंकि ये लोग ऐसे फंसा देते थे ना, लोन दे के और ब्याज 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 और वो इंटरेस्ट में फंसा के बंदे को फिर वो बॉन्डेज कर देते थे। क्या हुआ, हर कोई फोर्सफुली काम नहीं करता था। एग्जाम्पल, एम्परर एनास्टेसियस बिल्ड सिटी ऑफ दारा इन 3 वीक्स। ये जो एक सिटी है दारा, ये सिर्फ 3 हफ्तों में बनी क्योंकि इसने अच्छी खासी दिहाड़ी दी। पपैरी का एक एविडेंस बताता है कि वेज लेबर बिकम वेरी कॉमन, ठीक है, ईस्टर्न साइड में, मेडिटेरेनियन के इजिप्ट विजिप्ट साइड में पेड लेबर जिसको दिहाड़ी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा थी। मेन सोशल ग्रुप्स अगर मैं आपको बताऊं, सीनेटर्स होते थे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, पैसे वाले लोग थे जिनके पास लैंड था। इक्वेस्ट्रियन क्लास है, ठीक है, जो कि बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन थे, लैंड ओनर थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे। रेस्पेक्टेबल पीपल्स थे जो क्लाइंट्स होते थे बड़े बड़े लोगों के, ठीक है। लोअर क्लास थे, ठीक है, जो कि थोड़े गरीब लोग थे, और इनको अक्सर सर्कस और थिएटर वगैरह में देखा जाता है। स्लेव्स थे जो सबसे नीचे आते हैं, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 तरीके से सोशल ग्रुप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बताए गए थे। चेंजेस कैसे आए, अर्ली 3rd सेंचुरी में सीनेट जो है उसमें 1000 मेंबर्स होते थे, जिसमें से आधे इटली के थे। बाद में क्या हुआ, लेट एम्पायर जो आया बाद का, 4th सेंचुरी के बाद का, सीनेटर्स प्लस इक्विट्स जो थे वो मिल गए,
ठीक है, जो कुछ नए एरिस्टोक्रेट्स थे इटालियन लोगों को छोड़कर वो आ गए, और एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस फैमिलीज वर फ्रॉम अफ्रीका और द ईस्ट। ये जो नए लोग थे ये अफ्रीका साइड के थे। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं पर पावर उतनी नहीं होती है इनके पास, ठीक है। तो ये सारा मामला चल रहा है। पहले क्या होता था, इटली के ज़्यादा लोग थे, बाद में क्या है कि इधर उधर के अफ्रीका वफ्रीका के भी लोग, ईस्ट साइड के लोग ज़्यादा आ गए। मिडिल क्लास क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। जो आर्मी के मेंबर्स होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो मिडिल क्लास थे। प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो मिडिल क्लास में थे। ये लोग गवर्नमेंट सर्विस पे और जो सैलरी इनको मिलती है ये उस पर डिपेंड रहते हैं। जो मिडिल क्लास बंदा है वो सैलरी पे डिपेंड रहता है। लोअर क्लास वाले जो लोग होते हैं वो लेबर वाले लोग होते हैं, जो काम करते थे ज़मीनों पर, इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग का काम करते थे, खुदाई का। माइग्रेंट वर्कर्स भी होते थे जो इधर से उधर दूर दूर भी जाते थे काम करने, फसल कटाई करने, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी। कुछ आर्टिसंस होते थे जो खुद का काम करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक है, इनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता था। और सिटी लेबरर्स भी होते थे, शहरों में जो लेबर वाले मिलते हैं। स्लेव्स भी होते थे, ठीक है, लोअर में ही आएंगे। कितना पैसा था एरिस्टोक्रेट्स के पास? देखो, हिस्टोरियन ओलम्पिडोरस हमें बताते हैं कि रोमन एरिस्टोक्रेट्स लगभग 4000 LBS जो सोना, अगर आप एक साल में आप देखोगे लगभग इनको इतना मिलता था। सोचो, इतना 4000 LBS, इतने अमीर थे ये भाई। मतलब देखो, बाद में क्या हुआ, सिल्वर माइंस धीरे धीरे खत्म होने लग गई, तो नई कॉइनेज बेस्ड ऑन गोल्ड। जब सिल्वर खत्म हुआ तो गोल्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया कॉइन्स बनाने में, और बहुत सारा इकोनॉमी में गोल्ड चलता था सर्कुलेशन में, ठीक है, करेंसी में। अब क्या होता था, देखो, हायर एंड मिडिल ब्यूरोक्रेसी, जो ऊपर के लोग होते थे उनको जो पे किया जाता था वो गोल्ड में किया जाता था, और कुछ लोग लैंड में, एसेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट करते थे। लेकिन करप्शन बहुत था इस टाइम पे। जुडिशियल सिस्टम से लेके मिलिट्री सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत करप्शन था। गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्ब करप्शन विद लॉज, कानून बनाए गए कि भाई जिससे ये करप्शन कम हो, पर हुआ नहीं। हिस्टोरियंस थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अक्सर बताते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा करप्शन चलता था इस टाइम पे, तो इतना करप्शन नहीं होना चाहिए, ये बहुत था। कानून भी बनाए गए। लॉज क्या थे? रोमन स्टेट अथॉरिटेरियन था, प्रोटेस्ट ऑफन क्रस्ट। अथॉरिटेरियन का मतलब है एक ही किंग होता है, अगर आप किंग के आगे खड़े हो गए तो किंग आपके प्रोटेस्ट को दबा देंगे, आपको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता था वहाँ पे। स्टिल एक रोमन लॉज बनने लगे धीरे धीरे, और कुछ लॉज तो ऐसे भी थे जो एम्परर्स को भी रिस्ट्रिक्ट करने लगे और सिविल राइट्स की बात ज़्यादा करने लगे। तो लॉज भी आए समय के साथ साथ, जिससे रूलर की पावर थोड़ी कम हुई। बाद में 4th से 7th सेंचुरी का जो टाइम है उसको लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। ये क्या है, रोमन एम्पायर की जो लास्ट स्टेज है, जो आखिरी का कुछ समय था, और इसमें क्या है, बहुत चेंजेस हो रहे थे, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा था। आप मिडिवल हिस्ट्री की तरफ जा रहे हो, पहले आप एंशिएंट में थे, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स हुए इस टाइम पे, जैसे डायोक्लेटियन जो एम्परर आया उसने क्या करा, कि कुछ कुछ एरियाज को कट कर दिया, जो यूजफुल टेरिटरीज नहीं थी उसको हटा दिया अपने एम्पायर से। फोर्टिफाई कर दिया फ्रंटियर्स को, जो फ्रंटियर वाला एरिया होता है उसमें फोर्ट्स बना दिए इसने, है ना। और प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज करा, दोबारा से मैप बनाया, और मिलिट्री कमांडर्स को ज़्यादा पावर इसने दे दी अपने टाइम पे। तो ये चेंजेस इसने करे थे। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन जो राजा आया, इसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन किसने बनाया? कॉन्स्टेंटाइन ने। और नई गोल्ड की करेंसी चलाई जिसको सॉलिडस कहा जाता था, और इसने कॉन्स्टेंटाइनोपल करके, जो आज का इस्तांबुल शहर है, वो बनाया, ठीक है, नई कैपिटल बनाई, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। बहुत प्रॉस्पेरस टाइम था कॉन्स्टेंटाइन जो राजा था इसके टाइम पे, ठीक है, आप ये फोटो देख सकते हो। इकोनॉमी एंड प्रोस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट हुए बहुत ज़्यादा गांव वगैरह में, ऑयल प्रेस बनाए गए, ग्लास फैक्ट्रीज बनाई गई, वाटर मिल्स बनाई गई, और ईस्टर्न साइड का एम्पायर बहुत ही वेल्दी हुआ इस टाइम पे। इजिप्ट अलोन पेड ओवर 2.5 मिलियन सॉलिडी टैक्सेस, यानी कि लगभग 35,000 LBS गोल्ड तो सिर्फ इजिप्ट से आता था, ठीक है, जब जुस्टिनियन नाम से एक राजा था उस टाइम पे। तो नियर ईस्ट वॉज डेंसली पॉपुलेटेड, ईस्ट वाला एरिया जो था रोमन एम्पायर का, बहुत पॉपुलेशन थी वहाँ पे, बहुत डेवलप्ड एरिया था, ठीक है। रिलीजन की बात करूँ तो ट्रेडिशनल रोमन रिलीजन जो है
वो पॉलीथीज्म में मानता है, यानी कि बहुत सारे भगवान होते हैं। भगवान भी ऐसे हैं, जुपिटर, मार्स, मिनर्वा, ठीक है, ये लोग मानते हैं इन सब भगवानों में। जुदाइज्म भी बहुत ज्यादा चलता था कुछ कुछ एरियाज में, जुदाइज्म, ठीक है। और क्रिश्चियनाइजेशन हुआ 4th से 5th सेंचुरी में, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं आ गया क्रिश्चियनिटी यहाँ पे। पॉलीथीज्म अभी भी कहीं कहीं चल रहा था। जहां जब क्रिश्चियनाइजेशन होता है तो बिशप्स जो होते हैं जो चर्च में, वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, जो चर्च के मेन लीडर्स होते हैं। और बाद में क्या हुआ, 7th सेंचुरी में तो इस्लाम जो है वो बड़ा हो गया रिलीजन वहाँ पे उस एरिया में, तब इस्लाम का राइज हुआ। तो धीरे धीरे पहले पॉलीथीज्म हुआ है, फिर धीरे धीरे जुदाइज्म वगैरह भी आया है, फिर धीरे धीरे आगे क्रिश्चियनिटी आई है, फिर इस्लाम भी आया है। तो ये पूरे एरिया में ये धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में क्या था, जो ईस्ट वाला साइड है ये वाला, इसको बाइजेंटाइन कहा जाता था। ये यूनाइटेड एरिया है, बहुत अमीर लोग थे यहाँ पे। और ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुआ एरिया जस्टिनियन नाम के एम्परर के टाइम पे। और अफ्रीका को भी इसने वापस ले लिया था, और कुछ कुछ इटली का भी एरिया इसके पास आ गया था, और इसने ससानियंस के साथ भी फाइट लड़ी है, ठीक है। और वेस्ट की बात करूं तो इसमें बहुत टुकड़े हो रखे थे वेस्ट साइड वाले एरिया में। ये ईस्ट वाला तो फिर भी अच्छा है, लेकिन वेस्ट साइड वाला ज्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पे कुछ जर्मनिक ट्राइब के लोग आ गए जो यहाँ पे अटैक करने लगे, विसिगोथ्स, ठीक है, फ्रैंक्स, लोम्बार्ड्स, ये बाहर बाहर से आए थे इटली विटली साइड से। तो अब आप मान के चलो कि जब ये लोग बाहर से आएंगे तो ये अपने अपने तरीके से अटैक करेंगे, और जहां पे जो कब्जा कर सकता है वो कर लेता था। फिर इस्लाम का राइज हुआ, 7th सेंचुरी में इस्लाम आया। जितने भी ट्राइबल लोग थे अरब एरिया में, वो सब एक हो गए, और धीरे 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 अरब्स हैड कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और ससानियन एम्पायर भी इंक्लूडिंग इजिप्ट तक उन्होंने अपने पास में ले लिया इस्लाम वालों ने। और 1 सेंचुरी के अंदर अंदर तक ये इस्लाम आगे बढ़ता बढ़ता सिंध से होता हुआ इंडिया तक, सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया। तो आप ये मान के चलो कि बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया इस्लाम के आने से, कि बहुत सारे एरियाज इन लोगों ने कैप्चर कर लिए अपने टाइम पे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, रोमन एम्पायर वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें। जय हिंद, जय भारत।